अगर आप लोग CGTET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको प्रैक्टिस सेट बहुत फ़ायदा देगा मैथ का। ठीक है, तो आज इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और दिए गए चित्र के अनुसार आयत के दोनों भुजाओं पर अर्धवृत्त काट के निकाल लिए गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आयत की लंबाई कितनी दी है। आयत की लंबाई हम लोग को कितनी दी है, 35 सेंटीमीटर है ना लेंथ, और चौड़ाई कितनी दी है यानी विड्थ कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें से बोल रहा है इस साइड से अगर हम लोग को अर्धवृत्त काटा हुआ है, यही चीज़ बोल रहा है कि अर्धवृत्त कटा हुआ है, तो अर्धवृत्त की पूरा जो व्यास है ये किसके बराबर हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास ये कितने के बराबर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर यानी इसके डायमीटर। तो त्रिज्या या फिर आर यानी रेडियस कितना हो जाएगा इसका, फिर 28/2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होता है या त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तब हम लोग को निकालना है रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये कितने अर्धवृत्त हैं, एक, और ये दूसरा अर्धवृत्त है। ठीक है, और अगर दो ठो अर्धवृत्त जिनकी त्रिज्याएं अगर बराबर हो, ठीक है, ये दो अर्धवृत्त हैं, एक और दो, इनकी त्रिज्या बराबर हैं, तो ये एक तरीके से क्या बना रही हैं, दो अर्धवृत्त मिलके क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना है, अगर ये रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, आयत का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब जो आयत का एरिया है या रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से हम लोग को सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो 28 गुणित 35 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। इसको ऐसे लिख देते हैं, L इंटू बी माइनस पाई आर का स्क्वायर। क्या आपको पता रहे, आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14। अब यहाँ हम लोग करते हैं 35 गुणित 28, तो हम लोग इसको कर देते हैं। देखिए 28 गुणित 35 है, इसको करने में टाइम लगता है, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का गुणा इसमें कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया 70 गुणित 14। 14 छक्के कितना होता है 84, 14 सत्ते कितना होता है 98, तो ये कितना हो गया 980। ठीक, और ऐसे ही इसमें करते हैं, ये देखिए ये कटेंगे इसको, 7 दूना 14, ये हमारे पास क्या आया 22 गुणा 2 गुणा 14, यही वाला आया है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखिएगा, 14 दूना 28 को है, 28 लिख दे रहा हूँ, गुणा 2 गुणा 11 कर देता हूँ, क्योंकि 22 है तो 22 को मैं 2 गुणा 11 कर दिया, तो 28 दूना कितना हो गया 56 गुणा 11, और 11 से गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6 का 6 यहाँ लिख लिए, किनारे वाले को, बीच के दोनों अंकों को जोड़ देते, 6 5 11, तो एक हासिल इधर चले गया, 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया आपके पास -616। अब जब 980 में से 616 को घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जा रहा है 364 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फिर इस हिसाब से, बी नंबर। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ा देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो अर्धवृत्त था उसका हम लोग क्या निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए। जब त्रिज्या निकल गया तो हम लोग देखें कि 2 अर्धवृत्त है, तो हम लोग मतलब 2 अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। तो आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, तो ये जो क्षेत्रफल है रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आता हूँ, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ दो संख्या का बात कर रहा है x और y। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, x का एक वैल्यू रख लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू रखना इसमें आसान होता है, और वैल्यू क्या रखना रहता है 100। कि x जो है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से नहीं सॉरी यहाँ x का वैल्यू नहीं रखाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है एक संख्या x जो है दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y से 25% कौन अधिक है, x, तो y का हम लोग वैल्यू कितना रख लेते हैं 100।
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का 25% निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे, 100 बट्टा 25 गुड़ा बट्टा में 100, 100 गुड़ा 25 बट्टा में 100, तो 100 और 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 25। तो मतलब कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 125। ठीक, 125 आ गया किसका वैल्यू, x का। y का कितना है, 100 है। अब बोल रहा है कि y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 125 में से 100 मतलब जो y है x से कितना कम है उसको निकालेंगे, बट्टे में किसका वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम लोग किससे पूछ रहे हैं, x से कितने प्रतिशत कम है, इसलिए x का वैल्यू निकालेगा पूरा 100%। अब देखिए ये क्या हो गया, 25 बट्टा में 125 गुणा 100%। अब 25 का पहाड़ा अगर आएगा तो 25 कितना होता है, 125। अब 5 के पहाड़ा से कितने बार में कटेगा, 100, 20 बार में। तो ये कितने प्रतिशत कम आ रहा है, 20% कम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20%। देख लीजिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जो वैल्यू पता था कि जो संख्या अधिक नहीं, मतलब जो संख्या अधिक है उसको हम लोग वैल्यू नहीं रख रहे हैं, जो संख्या कुछ नहीं है उसको वैल्यू क्या रखे, 100, और जो अधिक है उसको हम लोग क्या किए, परसेंटेज को जोड़ दिए, और उसके बाद उसका कितना प्रतिशत अधिक है में से क्या करते हैं, जो सबसे पहले अंतर निकालते हैं। अब पूछते हैं कि मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहता है कितने से अधिक है, मतलब किस संख्या से अधिक है, तो वहाँ पर या कम है वहाँ पर हम लोग उस संख्या को लिखते हैं नीचे में, पूरा 100% करते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी। ठीक, इसको समझने का कोशिश करिएगा। ये लिखता हूँ आय और ये लिखता हूँ बचत। तो आय कितना है बोल रहा है, सॉरी बचत नहीं, खर्च है, आय और खर्च, और यहाँ है बचत। देखिए आय कितना हो रहा है, देखिए अनुपात 3:2 में, और खर्च किस अनुपात में हो रहा है, 5:3 में। तो बचत कितने के हो रहा है, 200 का। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं बचत बराबर क्या होता है, बचत कब होता है, जब इंसान कमाता है और कमाई में से कुछ पार्ट खर्च कर देता है, मतलब जब अपने आय में से खर्च करता है तब उसके पास बचत होता है। तो बचत का फॉर्मूला क्या होता है, आय माइनस खर्च। ठीक, अब देखिए यहाँ पास आय को हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू वाला है और खर्च को मान लेते हैं y। तो अनुपात दिया था तो खर्च का मतलब आय कितने के अनुपात में हो रहा है, 3x और 2x के अनुपात में, और खर्च क्या हो रहा है, 5y और 3y के अनुपात में। तो ए के लिए हम लोग क्या फार्मूला लिख सकते हैं कि 3 जो x है, मतलब यहाँ से देखिए आय और बचत वाला, आय कितना हो रहा है, 3x हो रहा है, माइनस खर्च कितना हो रहा है, 5y हो रहा है। 3x में से 5y को खर्चा कर रहा है तो उसके बाद बचत कितने का हो रहा है, 200 किलो हो रहा है। वैसे ही अगर b के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x कमा रहा है, ठीक है, और खर्चा कितना कर रहा है, 3y खर्चा कर रहा है, और बचत कितना कर रहा है, 200 कर रहा है। अब देखिए ये तो आपको सिंपली निकल गया। अब दोनों में देखिएगा अगर 200 और 200 कॉमन है तो मतलब 3x माइनस 5y बराबर, इस 200 की जगह में मैं इसका वैल्यू भी तो रख सकता हूँ, क्योंकि 200 की जगह हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो 200 का वैल्यू यहाँ क्या है, 2x माइनस 3y, क्योंकि हम लोग को खर्च और आय का अनुपात तो मिलेगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x था, इधर आएगा तो माइनस 2x। वैसे यहाँ 5y है माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस 5y माइनस 3y। तो देखिए 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचा, x, और 5y में से 3y घटाए तो क्या बचा, 2y। तो हम लोग को x और y का अनुपात मिला कि x बराबर कितना होता है, 2y। अब इसी को हम लोग कहाँ रख देते हैं, इस पहले इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर से देखते हैं 3x माइनस 5y था बराबर क्या था, 200। देखिए 3x की जगह क्या रखेंगे, 3 गुणा 2y माइनस 5y बराबर 200, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6y माइनस 5y बराबर 200।
या y बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा वैल्यू 200। तो y का एक वैल्यू आ गया। जैसे ही y का वैल्यू आया हम लोग यहाँ से x का वैल्यू रख सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा y, मतलब 2 गुणा 200 बराबर कितना हो गया 400। ये हमारा क्या चीज़ का वैल्यू आ रहा है x का, ठीक है। और यहाँ क्या चीज़ का क्वेश्चन में पूछा है a की i कितनी है 3x। देखिए यहाँ 3x दिख रहा है ना, a की i कितनी दिख रही है 3x। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3 गुणा 400, तो मतलब उसका i कितना हो जा रहा है 1200 रुपये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसमें आय वाले को एक तरफ लिखना है, व्यय वाले को या फिर खर्च वाले को एक तरफ लिखना है, ठीक है, और बचत वाले को एक साथ लिखना है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। 3x माइनस 5y बराबर 200, 2x माइनस 3y बराबर 200। अब यहाँ दोनों 200 200 बराबर था, इसलिए हम लोग यहाँ पास उसको बराबर करके हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x और y का अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं होता तो हम लोग क्या करते कि दोनों x और y को काटने का कोशिश करते और वहाँ पर से वैल्यू निकालते, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, दिए गए चित्र के अनुसार x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ चित्र दिया है, ये दिया है 54 डिग्री, ये है 38, ये है 43, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन में तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि x कितना होगा, लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, मतलब 3 जो साइड एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 3 कोण कितने के बराबर होते हैं 180, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं जो कि किसको बता रहा है, B से C के बीच का, ठीक। B से C के लिए काल्पनिक लाइन खींचते हैं। तो हम लोग का एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए था 180 अंश। तो मतलब एंगल देखिए यहाँ एंगल A हम लोग को कितना दिया है 54 डिग्री, तो हम लोग इसको 54 लिखते हैं, प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, ठीक है। 180 में से 54 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 126 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C, मतलब ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है 126, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये एंगल B है, ठीक। इस एंगल B को हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं, देखिए ABD, ठीक है। तो पहला लिखते हैं एंगल ABD प्लस फिर दूसरा क्या लिखेंगे DBC, एंगल DBC, क्योंकि 2 एंगल मिला के बन रहा है। वैसे नहीं ये वाले को कैसे लिख सकते हैं, एंगल ACD प्लस एंगल ACD, एंगल C को कैसे लिख सकते हैं वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद DCB, एंगल DCB, ये बराबर कितना हो जा रहा है आपका 126 अंश, ठीक। अब देखिए ABD का वैल्यू हम लोग को कितना है, देखिए ABD का वैल्यू हमारे पास कितना है 43 डिग्री, ठीक है। एंगल DBC का हम लोग को वैल्यू नहीं है। वैसे ACD का वैल्यू कितना दिया है 38 डिग्री, और यहाँ से DCB का वैल्यू हमको नहीं पता है, बराबर कितना हो जा रहा है 126 अंश। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, एंगल DBC और एंगल DBC प्लस एंगल DCB बराबर क्या हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस 43 डिग्री। अब इसको माइनस करते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ के भी माइनस कर सकते हैं। तो 38 और 43 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आपका 81 डिग्री। यहाँ से माइनस करना है 126 में से 81 को माइनस करना है, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो हमारे पास आया क्या 45 डिग्री। ये कितने का आया, एंगल DBC प्लस एंगल DCB। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग केवल त्रिभुज के तीनों कोण को लिए हैं। एंगल B को 2 भाग था तो दोनों भाग को कर दिए हैं, ठीक है। दोनों भाग को बांट के उसका एंगल निकाल लें, क्योंकि हमारे पास इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है, तो इन दोनों का योग का भी एंगल पता चल जाएगा। अब देखिए हम लोग कौन से त्रिभुज में आते हैं, अब त्रिभुज DBC
सी में। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का भी योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ कि आपको साफ साफ दिखे। अब ये वाला जो त्रिभुज है इसके भी तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे, तो पहला एंगल क्या लिखे, DBC, फिर एंगल क्या लिखाएगा, DCB, और फिर क्या लिखाएगा, BDC। ये BDC ये बीच वाला जिसको हम लोग को निकालना है, बराबर कितना होगा, 180 अंश। इसका एंगल हम लोग को पता है कितना है, इसका एंगल हम लोग को पता है कितना आ रहा है, यहाँ से 45 डिग्री। तो ये 45 जो है हम लोग को BDC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस 45 डिग्री, और 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 135 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 135 डिग्री। ठीक, क्योंकि आप ये दोनों एंगल के योग निकाल चुके हैं, इसका और इसका अंश का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री। तो ये वाला जो बचेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 45, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। अब अगले में आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं समझ में नहीं आया फिर बताइएगा। एक अगला क्वेश्चन जो है, एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टीन जो है आधा भर जाता है, तो टीन की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि टीन कितने लीटर का है, x लीटर का है। हमको x या x भाग उसमें भरता है, लीटर में दिया है तो x मतलब इसमें है। ठीक है, या फिर x बोतल है, क्योंकि यहाँ बोतलों में पूछा है ना, तो इसमें कितने बोतल मान लेते हैं हम लोग, बोतल की संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, अब उसका 3/5 भाग है तो इसको क्या लिखेंगे, 3/5x। ठीक, अब उस 3/5वां भाग भरा हुआ है, उसमें से हम लोग कितने बोतल तेल निकाल लिए, 6 बोतल को निकाल लिए, तो माइनस क्या करेंगे 6, और प्लस उसमें कितना बोतल तेल डाल दिए, 3 बोतल तेल को डाल दिए। यहाँ लिखा है ना 3 बोतल तेल को पुनः डाला गया, तो टीन कितना भर गया, आधा भर गया, मतलब कितना हो गया, x/2। अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकालना चाहेंगे, x का। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये 3/5x है, इसको यहीं रहने देते हैं। ये जो x/2 है इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, -x/2, क्योंकि ये प्लस था, यहाँ -6 था तो यहाँ +6 -3 हो जाएगा, दोनों का साइन उल्टा हो गया। तो यहाँ बचा कितना हमारे पास, 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे में 5 है, यहाँ 2 है, तो हम लोग यहाँ क्या ले लिए, एलसीएम, कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना 10, 2 का गुणा इससे किया तो कितना हो गया, 6x, 5 का गुणा x से किया तो -5x। ठीक, और ये 10 जो है किधर चले जाएगा, इस साइड चले जाएगा। अब 6x - 5x कितना होता है, x बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 10, या 3 गुणा 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था, कि बोतलों की संख्या कितनी है, बोतल की संख्या को माने थे x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 30, तो बोतल कितने होंगे, 30। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन में बोला बस हम लोग वही किए हैं कि पहले 3/5, इसको टोटल बस माने हैं कितना है, x है, उसमें से 3/5x में से हम लोग क्या किए, 6 बोतल तेल निकाला तो 6 माइनस किए, 3 बोतल डाला तो 3 प्लस किए, बराबर क्या कर दिए, उसका आधा हो जाता, मतलब x/2। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ दिया, यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा, कि जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो पहले हम लोग मानते हैं एक कॉफ़ी है, उसका जो शुरू में रेट था वो कितना था, 100 रुपये। ठीक, उस पर अगर 10% का इजाफा होगा, +10%, तो 100 का 10% कितना होता है, 10, तो कितना हो गया, 110 रुपये। अब गृहिणी कितना ले रही थी, 100 रुपये के हिसाब से ले रही थी, अब उसका रेट कितना हो गया, 110 रुपये। तो इनके रेट में कितने का अंतर आ रहा है, 10 रुपये का, तो उसको कितना खर्च कम करना पड़ेगा। तो कम खर्च करने के बराबर क्या हो जाता है, कि रेट में अंतर, मतलब 110 माइनस 100। अब पहले रेट क्या था, 100 था, अब नया रेट को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, तो अपॉन में क्या हो जाता है, न्यू रेट, तो 110 गुणा 100%। अब देखिए क्या हो गया, 10
गुणा 100/110। ये 0 से 0 कट गया, हमारे पास क्या आया 100/11%। और इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 100/11, 11 9 क्या होता है 99, और यहाँ आपके पास बचा क्या शेष फल या 1 बचा। तो हम लोग यहाँ जो इतना ये आता है तो इसको यहाँ क्या लिखते हैं 9 बट्टे में क्या लिख जाता है जो यहाँ पास है, और जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर में। तो क्या आ गया 9 से ही 1/11% है ना, आंसर ए। ठीक, अभी तक मैं आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा उसको कमेंट में बता दीजिएगा, अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरा करती है। एक ट्रेन है जो कितना घंटे में यात्रा पूरा कर रही है, 8 घंटे में यात्रा पूरा कर रही है। यदि ट्रेन की गति, ठीक है, ट्रेन की गति, अगर यहाँ पर सेकेंड चीज़ क्या बोल रहा है, समय पहला चीज़ बोल रहा है, ये पहला ट्रेन बोल रहा है, ये दूसरा ट्रेन की बात कर रहा है। यदि ट्रेन की गति को 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, कितना स्पीड बढ़ा दिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, तो उसे यात्रा करने में कितना समय लगता, 6 घंटे 40 मिनट। तब ट्रेन की प्रारंभिक गति होगी। तो हम लोग को प्रारंभिक गति तो हमको पता है नहीं, तो हम लोग प्रारंभिक गति को क्या मान लेते हैं x। तो नई गति जो होगी वो कितना होगा, अगर 5 किलोमीटर अधिक है तो x + 5। और एक चीज़ करते हैं, ये क्या है 6 घंटे 40 मिनट, इस मिनट को भी घंटे में चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे 6 घंटे + 40/60 घंटे। 0 0 कटा, ये कितने बार में कटेगा 2/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 से ही 2/3 घंटा। क्या लिख सकते हैं 6 से ही 2/3 घंटा। और ज़्यादा तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 6 × 3 = 18 + 2 20/3 घंटा। ठीक, क्योंकि इसका भी हम लोग को काम आने वाला है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ये हमारी क्या है चाल दी हुई है, ठीक है, गति दिया हुआ है, और ये क्या दिया है समय दिया है। ठीक, हम लोग क्या पढ़े रहते हैं, दूरी का फॉर्मूला डिस्टेंस या दूरी बराबर क्या होता है, चाल या गति, ठीक है, गुणा समय, मतलब स्पीड इनटू टाइम, और ये क्या हो गया दूरी। ठीक है, तो पहले देखिए दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है, दूरी हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। तो पहले वाले के लिए चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति 8 घंटे समय ले रहा है, कितने की रफ्तार से x के, और डिस्टेंस कितना चला d चला, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस एकदम फिक्स है। अब दूसरा वाला भी कितना दूरी चल रहा है, d दूरी चल रहा है, लेकिन उसकी जो चाल है वो क्या है x + 5 है, और समय कितना ले रहा है 20/3 घंटा, क्योंकि आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन के बराबर होगा, क्योंकि d दोनों में बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8x बराबर क्या लिख सकते हैं x + 5 गुणा 20/3। अब इस 3 को हम लोग क्या करते हैं इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो 6 8 3 कितना हो जाता है 24x, और इस 20 का गुणा इसमें पूरा कर देते हैं। तो 20 गुणा x करेंगे तो कितना हो गया 20x, और 20 बचे कितना हो गया 100। अब देखिए यहाँ 24x है, यहाँ 20x है, यहाँ से क्या हो जाएगा 24x - 20x, ये इधर आएगा तो बराबर कितना हो गया आपका 100। यहाँ तक आया। इससे आगे देखेंगे तो क्या होगा 24x में से 20x घटाएंगे तो कितना आया 4x, 4x बराबर कितना आ रहा है 100। या फिर हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं 100/4, और 100/4 मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी रफ्तार कितनी हो जा रही है, प्रारंभिक स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग यहाँ केवल क्या चीज़ का फॉर्मूला लगाए हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इस फॉर्मूले से हम लोग बनाए हैं, और यहाँ बस समय को चेंज किए हैं आवर में, मतलब 20/3 में। बाकी सेम टू सेम वही काम किए हैं जो यहाँ पर फॉर्मूला बोला है, और दोनों यहाँ डिस्टेंस बराबर है, इसलिए डिस्टेंस बराबर करके इनके इक्वेशन को क्या किए हैं बराबर कर दिया, इससे हमारा आंसर निकल गया है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए जो इसका आयतन होता है, किसका बेलन का आयतन,
तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले के लिए क्या है उसका वैल्यू, पाई आर का स्क्वायर प्लस इंटू एच। ठीक है, अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि पाई का वैल्यू तो पाई है, लेकिन इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दिया ना, 2r कर दिया, का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हाइट में उसके क्या फ़र्क आएगा, तो हाइट को हम लोग क्या ले लेते हैं, h1। अब हम लोग क्या करते हैं, h1 बराबर क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे में ये वाले पूरा कहाँ चले जाएगा, नीचे, पाई। अब देखिए 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर, 2 दूना 4, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो h1 बराबर क्या हो गया, पुराने h का चौथा भाग, और चौथा भाग इसको परसेंटेज में देखिए सब तरफ दिया है, तो हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार में काटेगा, 25 बार में। तो 25% ऑफ h मतलब पुराने h का कितना हो जा रहा है, ये प्रारंभिक ऊंचाई का 25%। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन आया, बस इसमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि 5 लगातार संख्या, तो हम लोग 5 संख्या ले लिए, तो इनके अगर यहाँ विषम दिया है ना, 5 दिया है, तो इसका बीच वाला वैल्यू क्या हो गया, 16, तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 17, इसके बाद वाला 18, इससे पहले वाला 15, इससे बाद वाला पहले वाला 14, तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 18। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए x, इसको x+1, इसको x+2, इसको x+3, यहाँ x+4। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दीजिए, कुल संख्याएं हैं, तो हमारे पास कुल संख्या कितनी हो गई, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x प्लस 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10 बट्टे में कितनी संख्या है, 5 संख्या है। ठीक है, बराबर हमारा औसत क्या दिया है, 16। तो यहाँ फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 5x प्लस 10 बराबर 16 पचे 80, गुणा हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 10, या 5x बराबर क्या हो गया, 70। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70 बट्टा में 5, इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 14। ये हमारा क्या चीज़ का वैल्यू आया, x का वैल्यू, जो कि कितना आ रहा है, 14। ये x था, लेकिन हम लोग को सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारे माना हुआ है x+4। तो x+4 बराबर क्या हो जाएगा, 14 + 4, ये कितना हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे। ठीक, इसमें बस टाइम बहुत कम लगेगा, अब इसको समझ जाएंगे तो इसमें टाइम थोड़ा अधिक लगेगा। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि कैसा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो। ठीक, ये बन गया। इसमें बोल रहा है कि आधार और विकर्ण का अनुपात, ये 4 है, ये 5 है। हमको ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तब हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, एक सबसे बड़ा प्रमेय पाइथागोरस। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, मतलब x जो लिखे हैं, ठीक, ये किसके बराबर होगा, इसके विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, तो अब देखिए 4 चौके कितना होता है, 16 प्लस x² बराबर 25, या x² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 16, क्योंकि ये प्लस 16 है तो उधर जाके -16। तो x² बराबर क्या हो गया, 9, या फिर x बराबर क्या हो गया, √9, या फिर x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक है, और ये किस में आ रहा है हमारे पास, ये हम लोग को क्या है, ये एक अनुपात है। तो हमारा अनुपात क्या आया, 3:4:5। ये विकर्ण को बता रहा है, ये आधार को बता रहा है, ये ऊंचाई को, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अनुपात को, और तीनों का योग यही किसके बराबर होगा, इसके परिमाप के बराबर होगा। तो 3y + 4y + 5y। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 5, 4, 9, 3, 12, 12y बराबर कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। तो y बराबर क्या हो गया, 48 बट्टा में 12। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, 4 सेंटीमीटर।
4 बार में कट रहा है। y का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, जब y का वैल्यू 4 आ गया तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हम लोग कितना माने थे 3y, मतलब 3 गुणा 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसका जो आधार है, आधार मतलब बेस कितना दिया है 4y, मतलब 4 गुणित 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। और इसका विकर्ण ये कितना दिया है 5y, मतलब 5 गुणित 4 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब आधार आपको कितना दिया है यहाँ पास 1/2, आधार आपको कितना यहाँ आ रहा है 16 आ रहा है, ऊंचाई कितना आ रहा है 12। अब ये काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 8 बार में। ठीक है, हमारे पास क्या है 12 अट्ठे कितना होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इसमें 10 क्वेश्चन आज कराया गया है। आशा करता हूँ इसको आप सभी अपने से बना लिए होंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।